Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10th, secondary stage English, book 2, unit 5, unit 4.4. इसकी ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं. इसमें कॉज एंड इफेक्ट के जो है वो ऐसे आपको लिखने सिखाए गए हैं और उसकी 3 एक्सरसाइजेज जो थी वो हम कर चुके हैं. और उसकी 4th एक्सरसाइज थी जिसमें हमें ऐसे जो है वो लिखने हैं. अच्छा, तो ये जो ऐसे है कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, इसका जो पहला पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी होगा. जो भी स्टेटमेंट हमें दिया गया है उसके बारे में इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो है वो पैराग्राफ होगा. उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें हमें कॉज लिखनी है कि जो भी स्टेटमेंट है, जो भी बात बयान की गई है यहाँ पे, उसकी कॉजेज़ क्या है. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में हमें इफ़ेक्ट्स लिखने हैं कि उसके असरात क्या मुरतब हुए हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है. नंबर 4 में हमें कुछ सजेशन लिखनी है जो कि हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अ, उठाई जा सकती हैं, ली जा सकती हैं. और लास्ट पैराग्राफ में हमें कंक्लूजन लिखना है. पूरे पैराग्राफ यूँ समझें कि आप एक एक या दो दो लाइन की आप समरी के तौर पे कि क्या इसका रिज़ल्ट था, क्या इसका इफ़ेक्ट था, और क्या इसका जो है वो आप सजेशन दे रहे हैं. इस तरह से आपने 4-5 लाइनों का लास्ट पैराग्राफ लिखना है. एक्चुअली पहले जो आप लोगों के बोर्ड के पेपर होते थे उसमें आप लोगों को पैराग्राफ या ऐसे जो लिखना होता था वो 120 टू 150 वर्ड्स का डायरेक्टेड था कि आपको लिखना है. बट अब जो बोर्ड के पेपर्स हुए हैं तो उसमें भी यही आया है जो बुक में है. यानी ऑब्वियसली न्यू बुक्स हैं तो उसी के अकॉर्डिंग पेपर बने तो यही आएगा. उसमें ये है कि आपको 4 to 5 पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल जो है वो ऐसे लिखना है. तो उसी के अकॉर्डिंग हम ज़ाहिर है ये इंशाल्लाह लिखेंगे ऐसे 4 to 5 पैराग्राफ्स पे आपको ऐसा लिखना है इस इंस्टेड ऑफ 120 to 150 वर्ड्स. तो देख लेते हैं हम ये ऐसे. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट का, लैविश स्पेंडिंग्स ऑन वेडिंग्स. ये छोटी मोटी टाइपिंग एरर्स जो है इनको नज़रअंदाज कर दिया करें. मैं इसीलिए रीडिंग करती हूँ वर्ड टू वर्ड ताकि जो है आप उसको ज़्यादा फोकस किया करें. अगर मेरी मतलब अगर यहाँ पे मिस्टेक है तो उसको नज़रअंदाज करके आप मेरी बात को सुना करें कि मैं क्या बता रही हूँ. जी जनाब, लैविश स्पेंडिंग्स ऑन वेडिंग्स हमें टॉपिक दिया गया था. वी आर मुस्लिम्स and Pakistan came into being, not has come. Pakistan came into being in the name of Islam, a free state where Muslims would be free to lead their lives in accordance with their faith. But alas, despite of being citizens of an independent Muslim state, we are not leading our lives as we are taught by our loss of the messengers Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In every walk of life, we are ignoring the teachings of Islam, so are our weddings. जी जनाब, तो मैं खाली ट्रांसलेट भी कर दूँ कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पे ही बनाया गया था. एक ऐसी आज़ाद रियासत जहाँ पे मुसलमान यानी हम लोग अपने अक़ीदे के मुताबिक एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें. लेकिन अफसोस कि इस आज़ाद मुस्लिम रियासत में भी हम अपनी ज़िंदगी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नहीं गुजार रहे. बेटा यहाँ पे इन का आई जो है वो कैपिटल होगा, ये मिस्टेक हो गई है. और ज़िंदगी के हर शोबे में हम इस्लाम की तालीमात को नज़रअंदाज कर रहे हैं. बिल्कुल उसी तरह से ही हमारी शादी की तकरीबात भी हैं. On weddings these days, our weddings these days have become a boast of money and pride, not bride. PRID, pride, of which we are strictly forbidden. Islam is a religion of all ages and races. Islam puts stress on simplicity and forbids us of show off and waste of money that is called israf. Alas, our weddings these days are nothing but the poor show off our pride, money, and ego. Our weddings, which include only nikah and walima, are prolonged weeks of celebrations. It is all because we have just put away Islam from our lives. जी जनाब, तो सेकंड पैराग्राफ में हम कॉज बयान कर रहे हैं कि क्या समझते हैं कि वजूहात क्या हैं इन लाविश स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स की. तो जनाब,
हमारी जो आजकल की शादियां हैं वो बोस्ट कहते हैं, दिखावा, नमूद नुमाइश, शो ऑफ करना, कि हमारी जो शादियां हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पैसे और प्राइड यानी हमारे फ़ख्र की नुमाइश बन के रह गई हैं, जिसका हमें इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। इस्लाम तमाम दौर और तमाम नस्लों के लिए का मज़हब है। और सॉरी बेटा, यहाँ पे स्ट्रीट्स लिखा हुआ है, मैंने देखा भी नहीं पढ़ते वक्त। स्ट्रेस है, ये STRESS, स्ट्रेस। तो जनाब इस्लाम जो है वो सादगी पे बहुत ज़ोर देता है और हमें शो ऑफ से और पैसे के फजूल जो है पैसे के ज़या से भी मना करता है, जिसे हमारे मज़हब में इसराफ़ का नाम दिया गया है। लेकिन अफसोस कि हमारी शादियां आजकल सिर्फ़ और सिर्फ इसी जो है वो पैसे और हमारे फ़ख्र और हमारी अना की दिखावे में का ही नमूना है। हमारी शादियां जो कि मज़हब के मुताबिक सिर्फ निकाह और एक वलीमा पे मुश्तमिल हैं, वो हफ्तों की सेलिब्रेशंस पे अब मुश्तमिल हो गई हैं। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी में से इस्लाम को बिल्कुल अलग कर दिया है। Our weddings became so extravagant that nowadays it is not easy for poor or middle class families to cope with them. Even it is not easy for poor to attend, poor नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, poor ही आएगा, poor to attend these events, resulting stress, depression and suicides. A lot of girls, even boys, reach at the age of marriage cannot get married because they haven't yet become able to accumulate that much amount which may enough for these lavish extravagant weddings. अच्छा जनाब, तो हमारी जो एक्स्ट्रा वैगेंट में जो हमारी जो वेडिंग्स हैं वो इतनी एक्स्ट्रा वैगेंट हो चुकी हैं आजकल कि किसी गरीब के लिए उन में जो है वो उनसे निमटना या उनको फेस करना, उनको जो है वो निपटाना आसान नहीं रहा। यहाँ तक कि गरीब के लिए इस तरह की सेरेमनीज़ में शिरकत करना भी ऑब्वियस आसान नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर है शिरकत करने के लिए भी आपको जो है बहुत सारे लवाजमात चाहिए होते हैं। अगर आपने ये 3 या 4 फंक्शन अटेंड करने हैं और आपकी फैमिली भी अगर 3 से 4 अफराद पे, जो कि बहुत नहीं होता है ऐसा, ज़ाहिर है कॉमन मोस्टली इससे बड़ी फैमिलीज़ ही होती हैं हमारे यहाँ। 3-4 अफराद की भी अगर एक फ़ैमिली है और उसने किसी अपने करीबी रिश्तेदार के 3-4 इवेंट्स इस तरह के अटेंड करने हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। हर इवेंट के लिए कपड़े बनाना, फिर जनाब थीम्स चल रहे हैं तो उनको फॉलो करना, और ऑब्वियसली शादी है तो फिर आपने देना दिलाना ये सब कुछ। तो ज़ाहिर गरीब के लिए इस तरह की शादी करना तो मतलब मुश्किल है सो है, इस तरह की शादी को अटेंड करना भी गरीब के लिए आसान नहीं रहा है। नतीजे के तौर पे ज़ाहिर है स्ट्रेस वगैरह, जहनी दबाव का शिकार रहते हैं लोग। और इस तरह की भी बातें सुनने में आती हैं अक्सर कि कोई घर का सरबराह जो है वो अपने माली हालात से तंग आके, अपने बच्चों की परेशानी देख के कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा, तो सुसाइड कर लेते हैं। इस तरह की भी हमें सीन्स देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। बहुत सी लड़कियां, यहाँ तक के लड़के भी, जिनकी एज जो है वो इतनी हो चुकी है कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, उनकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन वो भी शादी अभी नहीं कर पाते, बॉयज़ ख़ास तौर पे, क्योंकि वो अभी तक इतना जो है वो अमाउंट अक्यूमुलेट नहीं कर पाए, इतना पैसा नहीं जमा कर पाए जो इस तरह के एक्स्ट्रा वैगेंट इवेंट को जो है वो मतलब अरेंज कर सकें। तो जनाब हमारा 4th पैराग्राफ है सजेशन का। Religious scholars should come forward to play their role. Sorry बेटा, कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं। Their role to teach people in accordance with Quran and Sunnah and put, not but, too much mistakes, and put up period to these ostentatious display of wealth and or pride. Along with government should also make laws to control these extravagant weddings and its related functions. एरट नहीं है ये, ऑब्वियसली एंड है। अच्छा जनाब, तो मजहबी रहनुमाओं को आगे बढ़ के अपना रोल अदा करना चाहिए, लोगों को तालीम देनी चाहिए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये जो भी हमारा एक
एक भद्दा तरीक़ा है नुमाइश का, अपने पैसे और अपने गुरूर का। इसको हम जो है वो रोकने के लिए उलमाए कराम को चाहिए कि वो तालीमात आम करें, लोगों को इस सिलसिले में तालीम दें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इन फंक्शंस को, इन एक्स्ट्रावेगेंट वेडिंग्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लॉज बनाएं। और आज से तकरीबन 20 साल पहले या उससे कुछ पहले या उसके बाद तक काफ़ी अर्से रहा है ये, कि आप में से बहुत से बच्चों की पेरेंट्स की जब शादी हुई उस टाइम पे, तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी स्ट्रिक्टली इस चीज़ को कंट्रोल किया था। एटलीस्ट उस फंक्शन पर उन्होंने ये पाबंदी लगा दी थी कि शादी के फंक्शन में खाना नहीं सर्व किया जाएगा। आप कोल्ड ड्रिंक दें या आप विंटर है तो आप कॉफ़ी है या चाय दें या रिफ़्रेशमेंट, इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ ही आप जो है वो दे सकते हैं। खाना सख्ती से मना था। उस सूरत में क्या होता था कि लोग जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनको तो खाना खिलाना है, तो ज़ाहिर है जो दूसरे अपने शहर में ही दूर से आए हुए हैं या बिल्कुल करीबी हैं, तो उनको तो खाना खिलाना ही होता था। तो उसमें फिर ये होता था कि घर में आप बारात ले जाने से पहले या फिर बारात के आने के बाद खाना खाया जाता था। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो खाना नॉर्मली बहुत सिंपल ही होता था, कि सिंपल वन डिश ही होता था। तो वो बहरहाल एक, मैं समझती हूँ कि एक बेहतर कदम था जो कि हमारी गवर्नमेंट ने उठाया था। और इसी तरह से जो है वो लॉज़ बनाने चाहिए, जिनको ना सिर्फ बनाने चाहिए, फिर उन पे अमल दरामद भी कराया जाना चाहिए। ये जो है आज से तकरीबन 20-21 साल पहले ये चीज़ प्रैक्टिस में रही है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ था, और किसी छोटे किसी बड़े शहर में भी नॉर्मली, अब कोई बिल्कुल ही गाँव देहात है तो मुझे इसका नहीं मालूम, वरना जो छोटे बड़े हर तरह के शहर हैं वहाँ पे ये चीज़ जो है वो इस पे जो है अमल दरामद भी किया जाता रहा था कि शादियों में खाने नहीं होते थे। शादी क्या, वलीमे में भी, मतलब इस तरह की जितने भी इवेंट्स हैं उनमें खाने नहीं होते थे। अच्छा जनाब, तो लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का है। We can conclude that these weddings do not bring any positivity to the society. Instead, they are causing too much mistakes. They are causing much damage. Government and religious scholars should play their role to put a period to these lavish weddings and pre and pre and after wedding, ये बीच भी हो गया, कुछ ज़्यादा मिस्टेक हो गई है, एंड प्री एंड आफ्टर वेडिंग फंक्शंस। जी जनाब, मैं सेंटेंस दोबारा पढ़ लेती हूँ। गवर्नमेंट एंड रिलीजियस स्कॉलर्स शुड प्ले देयर रोल टू पुट अ पीरियड to these lavish weddings and pre and after wedding functions। जी जनाब, तो हम नतीजे में हमें अपनी इस पूरी बात को इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि ये जो शादियां हैं ये माशरे में किसी भी किस्म की कोई पॉजिटिविटी नहीं लेकर आ रही हैं, बल्कि इसके बजाय ये बहुत हार्म का बायस बन रही हैं, बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। ये ज़ाहिर है एक मुआशरे के तौर पे हमें और गवर्नमेंट को और मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें और इन जो लैविश वेडिंग्स हैं इनको कंट्रोल करें, और प्री वेडिंग एंड आफ्टर वेडिंग फंक्शंस का जो एक रिवाज जो है वो चल निकला है, इसको जो है वो कंट्रोल किया जाए। मैं ख्याल है कि मैं एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेती हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि मिस्टेक्स इसमें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। Lavish spending on weddings. We are Muslims and Pakistan came into being in the name of Islam, a free state where Muslims would be free to lead their lives in accordance with their faith. But alas, despite of being citizens of an independent Muslim state, we are not leading our lives as we are taught by our last of the messenger prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In every walk, I capital hoga, in every walk of life we are ignoring the teachings of Islam. So are our weddings. Our weddings these days have become a boast of money and pride, pride of which we are strictly forbidden. Islam is a religion of all ages and races. Islam put stress, stress, on simplicity and forbids us of show off and waste of money, that is called israf. Alas, Alas का एक कैपिटल होगा। Our weddings these days are nothing but the poor show of our pride, money and ego.
Our weddings, which include only nikah and walima by our religion, are prolonged weeks of celebrations. It is all because we have just put away Islam from our lives. Our weddings become so extravagant that nowadays it is not easy for poor or middle class families to cope with them. Even it is not easy for poor to attend these events, resulting stress, depression, and suicides. A lot of girls, even boys, reach at the age of marriage cannot get married because they haven't yet become able to accumulate that much amount which may enough for these lavish extravagant weddings. Religious scholars should come forward to play their role, their role to teach people in accordance with Quran and Sunnah and put a period to these ostentatious display of wealth and pride. Along with government should also make laws to control these extravagant weddings and its related functions. We can conclude that those weddings do not bring any positivity to the society. These weddings do not bring any positivity to the society. Instead, they are causing much damage. Government and religious scholars should play their role to put a period to these lavish weddings and pre and after wedding functions. जी जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ हाजिर होंगी. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गजाला. अल्लाह हाफिज़.